नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है और हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं। हम इनसे देश की राजनीति से जुड़े मशवरेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आखिरकार जिस चीज के बारे में लोग काफी चर्चा कर रहे थे, उसके बारे में कल मायावती ने एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो अकेले लड़ेंगी, लेकिन चुनाव के बाद के लिए तैयार हैं। तो क्या यह माना जाए कि पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी की इंडिया गठबंधन में आने के रास्ते या दरवाजे बंद हो चुके हैं या अभी भी कोई उम्मीद है? आप उनके इस निर्णय को कैसे देखते हैं? भाई, चुनाव के बाद तो उनसे गठबंधन का प्रस्ताव कोई तब रखेगा जब उनके पास कुछ सीटें होंगी, उनके पास कुछ वोट होंगे, तभी तो लोग उनसे कहेंगे भाई आए हमारे साथ पोस्ट पोल अलायंस कर लीजिए, हमारे साथ सरकार में आ जाइए आप। तभी तो उन्होंने कहा ये मुफ्त में नहीं करेंगे अलायंस, हमें चाहिए। लेकिन उनकी सौदेबाजी की ताकत तो तभी बनेगी नहीं जब उनके पास जितने उनके पास आमतौर पर पारंपरिक वोट होते हैं 20% के आसपास वोट हों, और उसके लिहाज से उन्हें उत्तर प्रदेश में उनके पास 10, 15 या 20 सीटें हों, तभी तो उनसे लोग अलायंस करेंगे। जो उन्होंने अपनी रणनीति घोषित की है कि वो किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं करेंगी। किसी के साथ गठजोड़ का सीधा मतलब ये हुआ कि वो इंडिया गठबंधन के साथ कोई गठजोड़ नहीं करेंगी। इसका व्यवहारिक मतलब यही होता है। तो उस लिहाज से तो उनके पास, मुझे नहीं लगता कि उनके पास 5 से लेकर 10% से ज्यादा वोट, 5 से 10% के बीच में ही कुछ उनके पास वोट होंगे। अगर इतने वोट होंगे तो वो कोई भी सीट नहीं जीत पाएंगी पूरे उत्तर प्रदेश में। शायद कहीं धोखे धड़ाके से एक आध सीट कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उन्हें मिल जाए तो मिल जाए, वरना उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलेगी। ऐसी हालत में उनसे कौन गठजोड़ करेगा? वो अकेले घर में बैठी रहेंगी और अपने लिखित बयानों को पढ़ती रहेंगी। इसके अलावा तो मुझे उनका कोई भविष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इस निर्णय के पीछे आपको क्या लगता है कि उनका कौन सा आत्मविश्वास काम कर रहा होगा? उनकी कौन सी गणित काम कर रही होगी? आखिर वो क्या सोच रही होंगी? भाई देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में भी तो उन्होंने यही किया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो अलग से चुनाव लड़ी, उन्होंने किसी के साथ कोई गठजोड़ नहीं किया। आप देख लीजिए उसका क्या नतीजा हुआ। भाई, वोट जो थे वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बट गए। बाकी किसी को कुछ, लगभग कुछ भी नहीं मिला। कांग्रेस को भी नहीं मिला कुछ, मायावती को भी नहीं हासिल हुआ। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है। ये दो उत्तर प्रदेश की प्रमुख ताकतें हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी जमाने में बड़ी ताकत हुआ करती थी, लेकिन उसका ग्राफ लगातार गिरता रहा है और गिर गिर के इस स्थिति में आ गया है कि अगर वो गठजोड़ नहीं करेगी किसी गैर भाजपा शक्ति के साथ, जो मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी है, तो फिर उसका कुछ नहीं होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2022 के चुनाव से मायावती को सबक लेना चाहिए। दूसरे, वो जो उनका वक्तव्य मैंने बहुत ध्यान से सुना, वो जो तर्क दे रही हैं वो तर्क भी गलत है सिरे से। उन तर्कों को वो अपनी रणनीति को सही ठहराने के लिए तोड़ मरोड़ के पेश कर रही हैं। वो कहती हैं कि उन जब गठजोड़ करती हैं तो उनको वोट नहीं मिलते, उनके वोट दूसरे को मिल जाते हैं, गठजोड़ पार्टनर के वोट नहीं मिलते। लेकिन अगर आप 2019 में लोकनीति का पोस्ट पोल डेटा अगर आप देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि मायावती को यादव वोट ज्यादा मिले हैं बनस्पत समाजवादी पार्टी को मिलने वाले जाटव वोटों से, जो कि मायावती का आधार है। इसलिए मायावती को उस गठजोड़ में अखिलेश यादव के मुकाबले बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उन्होंने 9 सीटें जीत ली, यानी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो। हालांकि भाजपा उनसे बहुत आगे थी। इसी तरीके से वो 2007 के अपने तजुर्बे को कह रही हैं कि उस अनुभव को हमें ध्यान में रखना होगा। तो वो अनुभव क्या था? वो अनुभव तो ये था कि 2007 का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 साल तक समाज के वो उन हिस्से जिनका पहले वो लोग विचारधारात्मक रूप से तिरस्कार करते थे, उनके साथ दोस्ती करने की, मैत्री करने की उन्होंने के कार्यक्रम किए। उन्होंने बड़े पैमाने पर मैत्री सम्मेलन किए, ब्राह्मणों के साथ, बनियों के साथ में, ठाकुरों के साथ में, कायस्थों के साथ में, इन सबके साथ उन्होंने मैत्री सम्मेलन किए। और उन मैत्री सम्मेलनों के जरिए उनको आश्वासन दिया कि अगर हमें सत्ता मिलेगी तो हम आपको भी हिस्सेदारी देंगे। इसलिए उन उन समुदायों के भी लोगों ने इनको वोट दिए। नतीजतन उनको बहुमत प्राप्त हुआ मायावती को, जो उनका आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन उसके बाद तो उस नीति को वो कायम नहीं रख पाई।
और इस चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया है कि उनके साथ मैत्री कायम करने की कोशिश की हो उन्होंने। तो उनको कैसे फायदा होगा? वो उनका अपना अनुभव ही, अपने अनुभव को ही गलत तरीके से पेश कर रही हैं, केवल इसलिए कि वो ये ये दिखा सकें कि हम इंडिया अलायंस के साथ गठजोड़ नहीं कर रहे हैं, तो हमारे उसका तर्क ये है। उनके तर्क गलत हैं, उनके तर्क खुद उनके ही लिए नुकसानदेह साबित होंगे, और 2022 में ऐसा हो चुका है। तो क्या ये कहना अखिलेश यादव का सही लगता है कि उनको बाहर से कोई दबाव पड़ा होगा? देखिए, लगता है क्या? ये अखिलेश यादव का कहना है, दूसरे लोग भी इस तरह का कयास लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी तरह का बाहरी या भीतरी दबाव हो, जो कुशल राजनेता होता है, वो उस परिस्थिति में भी राजनीतिक समझदारी से निर्णय लेता है और कुछ ना कुछ ऐसा करता है ताकि उस परिस्थिति में भी कुछ बच के निकल जाए, वो कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर ले। मुझे आश्चर्य होता है कि 2022 में मायावती ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी, और वही कुल्हाड़ी फिर दोबारा वो अपने पैरों में मारना चाहती हैं 2024 के चुनाव में। देखिए, एक विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने के बाद में अगर एक लोकसभा चुनाव में भी आप बुरी तरीके से हार जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी राजनीति का क्या हश्र होने वाला है। तो क्या इस पूरे एपिसोड का पटाक्षेप माना जाए या लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद कुछ और बदलाव हो सकता है? नहीं, मैं तो उम्मीद पर कायम, सभी लोग उम्मीद पर कायम रहते हैं। मुझे लगता है कि मायावती को समझ आएगी और वे अपनी इस रणनीति पर पुनर्विचार करेंगी। जो भी दबाव उनके ऊपर हों, हम उन दबावों के बारे में क्यों चर्चा करें? जो भी उनके ऊपर दबाव हों, हम सब लोग जानते हैं किस तरह के दबाव हैं वो। जो भी उनके ऊपर दबाव हों, उन दबावों के बावजूद भी अगर वो ऐन मौके पर भी अ, अखिलेश यादव के साथ में, कांग्रेस के साथ में और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठजोड़ करके गैर भाजपा शक्तियों की अगर उत्तर प्रदेश में एकता बनाती हैं, तो उससे सबको लाभ होगा, लोकतंत्र को लाभ होगा और गैर भाजपा शक्तियों को, विपक्ष मजबूत होगा उससे, उससे मायावती को भी लाभ होगा। मैं तो मानता हूं कि मायावती को उसमें सबसे ज्यादा लाभ हो सकता है। ठीक उसी तरह से 2019 में जो विपक्षी गठजोड़ हुआ था, इसको विफल कहा जाता है, विफल वो था भी, लेकिन फिर भी मायावती को उसमें सबसे ज्यादा लाभ हुआ था। लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि मायावती के बगैर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में काफ़ी कमज़ोर स्थिति में रहेगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मायावती ने अगर यही रवैया अख्तियार किया जो उन्होंने इस वक्तव्य में दिखाया है, तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 70 से लेके 75 के बीच में सीट उत्तर प्रदेश में जीतेगी। आज राहुल गांधी ने नागालैंड में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने गठबंधन के बारे में जो छोटी-छोटी बातें होती हैं, उसको एक बात को पकड़कर बहुत अलग तरीके से दिखाया जाता है। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, सीटों का बँटवारा, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, वो निपट जाएँगी। तो एक बहुत ही उन्होंने एक आशा भरी हुई तस्वीर अपने गढ़ने की कोशिश की। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन की स्थिति सच में ऐसी मानी जा सकती है या वो किसी गंभीर देखिए, मसले का इस सामना कर गठबंधन रहे के दो पहलू, हाँ, इस गठबंधन के दो पहलू हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू यह है कि सीटों का तालमेल। जहां तक इस पहलू का सवाल है, राहुल गांधी की बात कमोबेश ठीक है। ये बात भी राहुल गांधी की सही है कि उनकी छोटी-छोटी बातों को मीडिया में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बहुत तूल दिया जाता है, बहुत खींचा जाता है, बहुत उसमें बारीक कताई होती है और उसके मतभेदों को, आपसी बयानबाजी को उसमें से नए ऐसे-ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। यहाँ तक कि एक अर्थ ये भी निकाला गया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में मतभेद हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में मतभेद हैं और इनमें झगड़े हो रहे हैं। ये सब बातें भी कही जा रही हैं मीडिया में। रोज़ कही जाती हैं, मैं खुद सुनता हूँ। जिन कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ, उन कार्यक्रमों में ये बातें कही जाती हैं। तो ये राहुल गांधी की बात सही है, लेकिन इस गठबंधन का एक दूसरा पहलू भी है। उस दूसरे पहलू पे इस गठबंधन को चलाने वाले, जिनमें राहुल गांधी प्रमुख हैं, उनका ध्यान नहीं है या उन्होंने उसमें बहुत देर कर दी है। वो ये है कि आज तक उन्होंने प्रमुख रूप से उन मुद्दों को, उन बहसों को रेखांकित नहीं किया है, जिनको आधार बनाकर ये लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। आप भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ एक उम्मीदवार तो खड़ा कर देंगे ज्यादातर जगहों पर, एक उम्मीदवार, लेकिन वो एक उम्मीदवार जनता के सामने क्या कहेगा? ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, ये नगरपालिका का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का भी चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय चुनाव है। वो क्या कहेगा जनता के सामने? तो वो चीजें स्पष्ट नहीं है आपस में।
ऐसे तो एक 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 व्यक्ति जो कि सांसद स्तर का नेता है और उस तरह के चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके पास कहने के लिए बहुत सी बातें होती हैं। तो विपक्ष की भाषा बोलते हुए वो बात कह सकता है, लेकिन उसके पास एक सुचिंतित नैरेटिव होना चाहिए, एक सुचिंतित कहानी होनी चाहिए, जो कि सरकार की बात का खंडन करे, मोदी के बनाए हुए नैरेटिव की कहानी का खंडन करे और साथ में कोई वैकल्पिक बातें कहे। वैकल्पिक बातों का क्या मतलब है? वैकल्पिक बातों का ये नहीं है कि हम महंगाई कम कर देंगे या हम बेरोजगारी कम कर देंगे। ये नहीं है वैकल्पिक वैकल्पिक बातों का मतलब ये है कि वो बताए लोगों को ठोस रूप से कि हम बेरोजगारी कैसे कम करेंगे, हम महंगाई कैसे कम करेंगे, हम किस तरह अच्छी गवर्नेंस देंगे। इसका उसके पास कोई मॉडल होना चाहिए। देखिए, ऐसा करने पे बहुत बात क्लिक करती है। आपको ध्यान होगा जब बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम इस तरीके से लोगों को नए रोजगार देंगे। ये अलग बहस का बात है, जब वो उप मुख्यमंत्री हैं आज बिहार के, वो उस तरीके से रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे लोगों को, ये अलग चर्चा है। मैं चुनावी रणनीति के तौर पे कह रहा हूँ। तो उस वक़्त उन्होंने कहा था, तो वो बात क्लिक की थी। इतनी क्लिक की थी कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका चुनाव में उसमें। इससे उनकी अपनी छवि भी बढ़ी, उनकी पार्टी की छवि भी बढ़ी उनकी। तो अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार लोगों के सामने कोई वैकल्पिक दृष्टि नहीं रख पाते, कोई वैकल्पिक उम्मीद उनको नहीं बना पाते हैं, तब तो लोग उनके फ़ोन में ₹500 आ गए हमारे पास, ₹1000 आ गए हमारे पास, हमको किसान सम्मान निधि में ये मिल गया, वो मिल गया वगैरह। एक तो ये माहौल रहेगा। दूसरे राम मंदिर का माहौल रहेगा जिसमें आर्थिक और सामाजिक मुद्दे ढाँक लेने की क्षमता पैदा की जा रही है, प्रचार के ज़रिए अयोध्या उत्सव की जो शान और शौकत है, भव्यता है उसके ज़रिए की जा रही है। तो दूसरी तरफ ये माहौल रहेगा। इस माहौल को कैसे बेधा जाएगा? मतलब इस माहौल का मुकाबला वो लोग कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो राम मंदिर की अभी आपने चर्चा की, तो उसमें आज एक कल से वो चीज़ शुरू थी कि आम आदमी पार्टी कई जगहों पर सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। आज मुख्यमंत्री भी उसमें शामिल हुए, केजरीवाल साहब। और दूसरी तरफ जी। कांग्रेस पार्टी का एक रुख है, ममता बनर्जी दूसरी तरह के रुख को लिए हुए हैं कि वो उस दिन एक सद्भावना रैली करेंगी। तो क्या आनंद इस पर भ्रमित है? उसके पास कोई सीधा-साधा जवाब नहीं आ पा रहा है, अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई इंडिया गठबंधन के दल जो हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि अगर वो राम मंदिर नहीं प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमतर हिंदू हैं या उनमें श्रद्धालु भावना, हिंदू धर्म के प्रति श्रद्धा भावना कम। तो उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के नेता गए वहाँ पे, उन्होंने सरयू में स्नान उन्होंने सरयू में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें खिंचाई, पूरा फ़ोटो सेशन हुआ और उन्होंने वक्तव्य दिए, उनके साथ दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी थे। आज टीवी पे सुबह सारा दिखाया गया था और अखिलेश ने भी कहा है कि हम प्राण प्रतिष्ठा में तो नहीं जाएँगे, लेकिन हम उसके बाद जब मौका मिलेगा तब वहाँ पे जाएँगे। ममता बनर्जी भी वहाँ पे पूजा अर्चना करेंगी। केजरीवाल जी भी हनुमान चालीसा का पाठ करवाएँगे, सुंदरकांड का पाठ होगा। तो ये सब प्रक्रियाएँ चल रही हैं। ठीक है, अब जो हिंदू अपने आप को हिंदू बताने की होड़ मची हुई है, एक जो राजनीतिक विमर्श है उसका एक खास दौर है। इस खास दौर से नेता लोग अपने-अपने तरीके से निपट रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ ये कि जब लोकसभा के वोट पड़ेंगे, तो लोग इस आधार पे वोट नहीं देंगे कि कौन बड़ा हिंदू है, कौन छोटा हिंदू है, कौन कमज़ोर हिंदू है, कौन मजबूत हिंदू है। कई सारे फैक्टर्स होंगे, कई सारे कारक होंगे, जिनको मिलके लोग सोचेंगे कि हमें किसको वोट देना है। और उसमें आर्थिक सामाजिक प्रश्न भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी आज प्रधानमंत्री ने एक रिपोर्ट को ट्वीट किया जो नीति आयोग का था और उसको गहन अध्ययन करना मुझे भी बाकी है, पर उसमें मोटे तौर पर दावा ये किया गया है कि पिछले 9 सालों में 25 या 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। तो पहली बात तो ये है कि हाँ, रिपोर्ट्स बोलिए, को भी इस बोलिए। तरीके से लोग ट्वीट ट्वीट कर सकते हैं, अपने तरीके से घुमा सकते हैं ताकि सरकार के बारे में एक बहुत अच्छी तस्वीर आए। इस तरह की रिपोर्ट्स को भी जो पहले योजना देखिए, आयोग में ये शामिल नहीं होती। इस पे आपको नई परख को अलग से कार्यक्रम करना भी चाहिए। मैं भी इस कार्यक्रम में भाग लूँगा। मैंने इसके ऊपर थोड़ा दिमाग लड़ाया है। पहली बात तो ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं है ये। ये रिपोर्ट नीति आयोग के एक मेंबर का लिखा हुआ पर्चा है, पेपर है उसका। उस पेपर को चुनाव से ठीक पहले चतुराई पूर्वक ये पेपर जारी किया गया है
और उसको मीडिया में इस तरह पेश किया जा रहा है कि नीति आयोग के मुताबिक इतने लोग गरीबी की शिकंजे से बाहर आ गए हैं। ये मीडिया में जिस तरह प्रधानमंत्री ने उत्साह से उसको स्वीकार करके खुद अपने हाथों से अपनी पीठ उन्होंने ठोकी है, वो इस बात का सबूत है कि ये एक चुनावी एक्सरसाइज है, ताकि वो लोगों को चुनाव के ठीक पहले ये बता सकें कि हम जो है वो कितना जबरदस्त रूप से गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। मैं केवल इसमें एक छोटी टिप्पणी ये करूंगा, जिस तरह महंगाई की दर होती है ना, जिसमें महंगाई कम नहीं होती है, महंगाई बढ़ने की दर कम होती है। मतलब कहीं भी महंगाई नहीं घटती है, महंगाई बढ़ने की दर घटती है। अगर महंगाई 4% की दर से बढ़ रही थी पहले, तो अब 3.5% की दर से बढ़ रही है। महंगाई मुतवातिर बढ़ती रहती है, महंगाई कभी घटती नहीं है। ठीक उसी तरह भारत में गरीबी का हाल है। मतलब गरीबी बढ़ने की दर कम हो जाती है, गरीबी बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। तो इस जो गरीबों की पीढ़ियां हैं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी में ही उनको गुजर बसर करना पड़ता है। अब जैसे गरीब के घर में नल लग गया, अब नल से उसे पानी मिल रहा है, तो इसको मान लिया गया है कि इससे गरीबी के शिकंजे से वो बाहर निकले हैं। उसका जनधन खाता खोल दिया है मोदी सरकार ने, 2014 से ही खुलवा रहे हैं। एक ये भी उसके अंदर सूचकांक है। उसके घर में मान लीजिए बिजली आ रही है, तो ये भी मान लिया गया है कि वो गरीबी से बाहर निकल रहा है। और तो अर्थशास्त्रियों ने तो अर्थशास्त्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2027 तक, उसके बाद 2030 तक भारत में गरीबी तो नोशनल रह जाएगी, गरीबी कुल 5-7% गरीब लोग रह जाएंगे भारत में। इस तरह की बातें की जा रही हैं कि अगर एक गरीब जो है उसको खाने के लिए 25 किलो अनाज चाहिए, और जरूरत है उसे 30 किलो अनाज की। मान लीजिए सरकार ने उसे बचा हुआ अनाज दे दिया मुफ्त अनाज योजना में, है तो वो 5 किलो अनाज या 10 किलो अनाज कमाने में जिसका पैसा खर्च होता था, खरीदने में पैसा खर्च होता था, उस पैसे को लेके वो बाजार में जाएगा और बाजार में खरीदारी करेगा। इस प्रक्रिया में उत्पादन बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था में और गति आएगी। तो इस प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। ये तर्क ऐसे ही है कि जिनके बारे में मैं आपको पहले ही कह रहा था कि महंगाई कभी भी कम नहीं होती है, बल्कि महंगाई बढ़ने की दर कम होती है। यही गरीबों की स्थिति है, देश में गरीबी की स्थिति। लेकिन आपने जिस तरीके से समझाया उससे तो आकर्षक लगा। ऐसा लगा गरीबी सच में कम है। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपने भी समझाया, उससे ऐसा लगा कि सच में गरीब का कुछ भला हो रहा है। क्या सच में ऐसा है? नहीं, ये तो हुआ है कि सरकार तरह-तरह से गरीबों तक पहुंच रही है। पहले भी सरकारें गरीबों तक पहुंचने की कोशिश करती थी। ये सरकार जनधन खाते, मोदी जी ने 2014 में चुनाव जीतते ही पहला काम ये किया कि जनधन खाते खुलवाने शुरू किए। जनधन खाते तो उन्हीं लोगों के खुले जो कभी बैंक में खाता नहीं खुलवाते थे, यानी इनकी हैसियत ही नहीं होती थी खाता खुलवाने लायक उनको पैसे नहीं होते थे। सरकार ने अपनी पहलकदमी से उनके खाते खोले, तो जितने खाते खोले वो दरअसल सब गरीब लोग ही थे। तो अब उसके बाद में यूएनडीपी ने एक इंडेक्स बनाई। यूएनडीपी के इंडेक्स में 10 पहलू थे। इस सरकार ने जो इस पर्चे में इंडेक्स है उसमें 12 पहलू है। उसमें एक पहलू ये भी है, खाता खुलने वाला पहलू। अगर किसी व्यक्ति का बैंक में खाता है तो माना जाएगा कि वो गरीबी से बाहर निकलने की प्रक्रिया में है, सिलसिले में है। अब जिसके घर में पानी नहीं आता था, पानी भरने जाया करता था, वहां नल लगा हुआ है, नल से पानी घर में आ रहा है, तो इसके बारे में माना, तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी जो है ना वो लोगों की बढ़ी है और सरकार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। समस्या यह है कि इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। इतनी धीमी रफ्तार है कि अभी ये पीढ़ी भी समाप्त हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आने वाली पीढ़ी भी समाप्त हो जाएगी और वो गरीब ही रहेंगे। सरकारी आंकड़ों में बताया जाएगा कि उनका एक पैर मध्य वर्ग में पहुंच गया है, निम्न मध्य वर्ग में बहुत कई पीढ़ी तक रहना पड़ेगा उनको, तो बहुत मुद्दतें गुजर जाएंगी उनको इसी गरीबी गुजर बसर करते हुए। और सरकारें इस तरह के दावे करती रहेंगी और फिर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होगी। हमारी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, या कहा जाएगा जल्दी हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फिर दावा किया जाएगा हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए जा रहे हैं। इस प्रकार की बातें लगातार की जाती रहेंगी और उसका राजनीतिक श्रेय लिया जाता रहेगा।
वैसा ही राजनीतिक श्रेय लेने के लिए ही इस पर्चे के बारे में मीडिया में इतना प्रचार किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।